नमस्कार, न्यूज़ तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। हरियाणा रोडवेज की बसों के पीछे अक्सर लिखा हुआ मिलता है, आ तो अइयाँ ही चाले ली, यानी ये बस तो इसी तरह चलेगी। तो क्या लोकसभा भी अब इसी तरह चलेगी? राज्यसभा भी इसी तरह चलेगी, जैसी कि पिछले 3-4 दिन में हम देख चुके हैं? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है, या फिर इसका कोई समाधान निकलेगा, या इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मोटे तौर पर कहा जाता है कि सत्ता पक्ष पर सदन चलाने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन अब सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि सामूहिक जिम्मेदारी होती है। अगर सामूहिक जिम्मेदारी होती है तो सामूहिक रूप से प्रतिनिधित्व भी दिया जाए। स्पीकर का पद बीजेपी एनडीए के खाते में गया है, तो डिप्टी स्पीकर का पद अपोजिशन को दे दिया जाए, लेकिन वो दिया नहीं जाएगा और राजनीति अपनी तरफ से की जाएगी। तो ये एक बड़ा सवाल उठता है। लोकसभा में आपने राहुल गांधी का भाषण सुन लिया, लोकसभा में आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी भाषण सुन लिया। एक बात मुझे ईमानदारी से बताइएगा, आपको कुछ समझ में आया क्या? आपको लगा कि आपके पक्ष में कौन बोल रहा है और कितना ज़्यादा बोल रहा है? या आपको ये लगा कि आपकी समस्या का कोई समाधान नेताओं ने, खास तौर से सत्ता पक्ष की तरफ से निकालने की कोशिश हुई है? राहुल गांधी ने महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे ज़रूर उठाए, लेकिन हिंदुत्व के मुद्दे के नीचे ये दब कर रह गए। प्रधानमंत्री से उम्मीद थी कि वो राहत की कोई खुशखबरी देंगे, कोई खबर देंगे, लेकिन वो तो शोले फिल्म का राजनीतिक संस्करण करने में लग गए और किस्से कहानियाँ सुनाने में लग गए। और किस्से कहानियाँ भी जो सुनाई, खास तौर से 99 नंबर लाने की, उस पर मैं थोड़ी सी आगे बात करना चाहूँगा। लेकिन पहले प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए बालक बुद्धि का मजाक उड़ाया, तंज कसा। विपक्ष ने प्रधानमंत्री के 2.5 घंटे के भाषण का लगातार विरोध किया। अपनी मांगों पर वो अड़े रहे, जस्टिस फॉर मणिपुर और इस तरह की टोका टाकी और नारेबाजी करते रहे। कुल मिलाकर मोहन भागवत की इस नसीहत का दोनों पक्षों पर किसी पर असर नहीं पड़ा कि विपक्ष को विपक्ष के रूप में नहीं लेना चाहिए, विपक्ष को प्रतिपक्ष के रूप में लेना चाहिए। तो अब तय हो गया है कि एक तरफ पक्ष है, एक तरफ विपक्ष है। अब तय हो गया है कि तलवारें खिंच गई हैं। अब यह भी तय हो गया है करीब करीब कि स्थायी रूप से तलवारें खिंच गई हैं। तेवर देखकर ऐसा लग रहा है कि तलवारें स्थायी रूप से खिंच गई हैं। ऐसे में पीठासीन अधिकारियों पर बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। पीठासीन अधिकारी यानी लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में सभापति। लेकिन उन पर भी किसी तरह क्या सत्ता पक्ष की तरफ से दबाव है, या नियमों के अनुसार चलें, परंपराओं के हिसाब से चलें? मजबूत विपक्ष को देखकर कुछ परंपराएं तोड़ने के लिए, कुछ नियम शिथिल करने के लिए मजबूर हो जाएं। अपनी तरफ से विपक्ष को कोई रियायतें देने की कोशिश होती है तो सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि साहब आप रियायतें क्यों दे रहे हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक ने कह दिया कि बाल हट को आप गंभीरता से लीजिए, बाल हट को यूँ टाल मत दीजिए। तो ये भी अपने आप में बड़ा प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं सबसे पहले 99 वाले किस्से की। तो मोदी जी ने एक बड़ा किस्सा सुनाया कि एक बच्चा था जो 99 नंबर आ गए तो बड़ा खुश हुआ, मिठाई पर मिठाई बांटी गई। बाद में मास्टर ने कहा अरे 100 में से 99 नहीं आए हैं, 543 में से 99 आए हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से बड़ा ठहाका लगा। मुझे लगा कि इस पर कुछ बात होनी चाहिए। नाम नहीं लिया राहुल गांधी का, नाम नहीं लिया कांग्रेस का, लेकिन साफ था 543 में से 99 सीटें कांग्रेस की आई हैं, यानी करीब 20-22% अंक मिले हैं। यानी फेल हो गए हैं राहुल गांधी, फेल हो गई कांग्रेस। अब आगे चलते हैं। 543 नंबर का पर्चा था। पासिंग मार्क क्या था? पासिंग मार्क 272 का था। बीजेपी को कितनी मिली? 240। तो पासिंग मार्क से 32 सीटें कम मिली, यानी बीजेपी भी फेल हो गई, मोदी जी भी फेल हो गए। तो एक फेलियर दूसरे फेलियर से कह रहा है कि तेरे से ज़्यादा नंबर मेरे आए हैं, लेकिन फेल तो दोनों हुए हैं। और फिर एक दिलचस्प चीज़, पर्चा देने के लिए जब दोनों पक्ष जनता की परीक्षा केंद्र में शामिल घुसे तो एक ने क्या दावा किया? एक ने कहा कि मैं परीक्षा देने जा रहा हूं, 543 में से 400 नंबर लेकर आऊंगा, 400 से भी ज्यादा नंबर लेकर आऊंगा। कहा था ना 85% नंबर लेकर आऊंगा कुल मिलाकर।
दूसरे ने इस तरह का कोई दावा नहीं किया था। दूसरे ने सिर्फ इतना कहा था कि जो ये 400 वाली बात कर रहा है ये 180 से ज़्यादा नंबर नहीं ले पाएगा। अब 400 का दावा करते हैं आप कि मैं 400 से ज़्यादा नंबर लेकर आऊँगा 543 में, और पासिंग मार्क भी नहीं ले पाते, यानी 272 भी नहीं ला पाते, उससे भी नीचे 240 पर आ जाते हैं, तो फिर अपने आप में बड़ी हंसी की बात है। आगे चलते हैं। इस बार कहानी पलटी हुई ऐसे है कि बीजेपी को लगता नहीं है कि वो चुनाव हार गई है, जबकि वास्तव में वो चुनाव हारी है। 303 की जगह 240 आई हैं, 272 का आंकड़ा था बहुमत का, 240 आई हैं। तो बीजेपी चुनाव हारी है, एनडीए चुनाव जीता है 292 के साथ, वो अलग कहानी है। इसी तरह कांग्रेस को लगता ही नहीं है कि वो चुनाव हारी है, कांग्रेस को लगता है वो चुनाव जीत गई है, जबकि कांग्रेस को लगता है कि वो चुनाव जीत गई हैं, जबकि कहानी ये है कि कांग्रेस की सीटें 52-53 से बढ़कर करीब 100 हुई हैं, सीटें डबल हुई है, लेकिन वो चुनाव जीती नहीं है। तो जब तक ये दोनों पार्टियां इस माइंडसेट से ऊपर नहीं उठेंगी, इस माइंडसेट से ऊपर नहीं उठेंगी, तब तक लोकसभा में और राज्यसभा में, खास तौर से लोकसभा में, कोई सुलह की, कोई शांति की, कोई आपस में बैठकर संवाद करने की स्थितियां पैदा होने वाली नहीं है। यानी बीजेपी को इस माइंडसेट से हटना पड़ेगा कि वो चुनाव हारी नहीं है, और कांग्रेस को इस माइंडसेट से ऊपर उठना पड़ेगा कि वो चुनाव जीती नहीं है। ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। एक और चीज है कि मोदी जी 10 साल तक एक छत्र राज करते रहे, 282 फिर 303। अब मोदी जी पचा नहीं पा रहे हैं कि 240 पर आ गए हैं। 10 साल तक विपक्ष का कोई नेता नहीं रहा। अब मोदी जी को शायद पच नहीं रहा कि विपक्ष का एक नेता भी है, जो जब चाहे खड़ा हो जाता है, जब चाहे बोलना शुरू कर देता है, क्योंकि विपक्ष के नेता के नाते लोकसभा में उसको इस तरह का अधिकार मिला हुआ है। एक चीज और है, बालक बुद्धि बता दिया गया। चलिए, आपने बालक बुद्धि बता दिया, तंज कस दिया, मजाक उड़ा दिया। वैसे तो बालक बुद्धि का इस ढंग से मजाक नहीं उड़ाया जाना चाहिए, चलिए मजाक उड़ा दिया, हमने मान लिया। लेकिन जो बालक बुद्धि खुद को नहीं समझता, जो अपने आप को समझदार बनता है, समझता है, उसने कितनी समझदारी भरी बातें की, कितने बचकाने किस्से सुनाए, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। अंत में बात करते हैं कि आखिर होगा क्या। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये स्थितियां लगातार बनी रहेंगी, कम से कम इस साल के अंत तक, जब महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा के विधानसभा चुनाव के नतीजे नहीं आते। उसके बाद भारत की राजनीति बदलेगी, और ये राजनीति जो बदलेगी उसका असर लोकसभा और राज्यसभा दोनों पर दिखना लाजमी है। अगर बीजेपी महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड हार जाती है, जिसकी आज की तारीख में ज़्यादा संभावना या ज़्यादा आशंका व्यक्त की जा रही है, तो एनडीए में थोड़ा ऊपर नीचे चीज़ें हो सकती हैं, बीजेपी के अंदर थोड़ी सी उथल पुथल मच सकती है। और अगर इसका उल्टा होता है, इंडिया चुनाव, पॉलिटिकल फ्रंट चुनाव हारता है, तो इंडिया में टूट फूट की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। समाधान क्या है? समाधान कुल मिलाकर यह है कि सत्ता चलाने की सत्ता पक्ष के पास जो सदन है वो चलाने की जिम्मेदारी होती है, और पहल किसको करनी है? पहल सत्ता पक्ष को करनी है, संसदीय कार्य मंत्री को करनी है। संसदीय कार्य मंत्री गठबंधन की सरकार के हैं, और गठबंधन के धर्म को समझने में उन्हें शायद थोड़ा वक्त लगेगा। ऐसे में कमलनाथ जो संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि जब वो संसदीय कार्य मंत्री होते थे, तो जैसे ही वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठकों में जाते थे, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी हर हफ्ते बैठती है, मंडे को शायद बैठती है जब लोकसभा चल रही होती है, और वो डिसाइड करती है कि पूरे हफ्ते का कार्यक्रम कौन सा होगा, कौन कौन से विधेयक पेश किए जाएंगे, क्या आगे चलेगा। तो ऐसे में वो जाते ही कमलनाथ कहते थे, व्हाट्स द डील? डील क्या है? डील तो डील हो जाती थी। तो ऐसी डील करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसी डील करने के लिए थोड़ा अपना जो माइंडसेट है उसको ढील देनी पड़ेगी, थोड़ा लचीला रुख अपनाना पड़ेगा। फिर वही
सत्ता पक्ष पर पहली जिम्मेदारी इसमें आयत होती है कि सत्ता पक्ष को पहल करनी पड़ेगी। एक बड़ा काम मोदी सरकार चाहे तो कर सकती है, डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देकर। डिप्टी स्पीकर का पद अगर विपक्ष को दिया जाता है और अवधेश प्रसाद जो विपक्ष के डिप्टी स्पीकर के कैंडिडेट घोषित कम से कम किए जा चुके हैं अघोषित रूप से, उनको डिप्टी स्पीकर बनाने पर बीजेपी सहमत हो जाती है, तो विपक्ष के तर्कश में जरूर तीर जुड़ेंगे, लेकिन उन तीर का जो वेग है, जो मारक क्षमता है, वो थोड़ी सी कम भी हो जाएगी। क्या बीच का रास्ता डिप्टी स्पीकर के घर से होकर गुजरता है? एक संभावना है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।